अब पेज नंबर 82 के बाद वो रिटर्न वाले पेज निकाल लो जो मैंने अपने हाथ से लिख के दे रखे हैं, ऐसे 330 के। यस, ये वाला जिस पे आपकी फोटो है सर, प्यारी सी। इससे पहले वाला पेज, यस ये वाला पेज। अब बताओ मेरे को जरा प्रोसेस बता दो। अब हम शुरू करेंगे एस से 330। इससे पहले हमने करा था एस से 315। एस से 315 था अबाउट अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी। अब हमने अंडरस्टैंड कर ली एंटिटी, हमने सब अंडरस्टैंड कर लिया कि एंटिटी क्या है, उसका विजन क्या है, क्या करना चाहती है, उसके रिस्क क्या है, एटसेट्रा। रिस्क के बारे में समझ लिया। अब ऑडिटर देखेगा कि जो जो रिस्क है उसको क्या रिस्पॉन्स देना है, यानी कि कहाँ फर्दर प्रोसेस ज़्यादा करने, कहाँ कम करने, कहाँ सिर्फ टेस्ट ऑफ कंट्रोल से काम चल जाएगा, ये सारी चीज़ें एस से 330 ऑडिटर्स रिस्पॉन्सेज टू असेस्ड रिस्क। मतलब रिस्पॉन्स का मतलब हमारी क्या प्रतिक्रिया रहेगी, मतलब रिस्पॉन्स ऑडिटर की क्या प्रतिक्रिया रहेगी टू असेस्ड रिस्क, कि जो भी रिस्क उसने असेस किया, कहाँ ज़्यादा कहाँ कम कहाँ, ये सब। ठीक है, बताओ एक बार प्रोसेस बताओ। अब ऑडिटर जाता है सबसे पहले तो वो अंडरस्टैंडिंग देता है। अंडरस्टैंडिंग में रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करता है टू अंडरस्टैंड द रिस्क, दैट इज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। कौन से होते हैं? इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन एंड एनालिटिकल प्रोसीजर। उसके बाद वो क्या करेगा? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स करेगा। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स में तीन चीज होती है स्टेप बाय स्टेप। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में पहली चीज क्या होती है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, कि भाई इतने रिस्क हैं तो एंटिटी को भी तो पता है इतने रिस्क है, मेरे को थोड़ी समझ में आती है, तो कुछ कंट्रोल भी लगाएंगे। तो इनके कंट्रोल्स कितने अच्छे हैं कितने बेकार है। कंट्रोल्स अच्छे होंगे तो क्या कम होगा? कंट्रोल रिस्क कम होगा। ठीक है, एंटिटी कौन सा रिस्क को इन्फ्लुएंस कर सकती है? कंट्रोल रिस्क को। तो एंटिटी ने अब वो देखेगा कि कंट्रोल्स कैसे हैं, तो उसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। ठीक है, अब कुछ ऐसी चीजें आती हैं कि भाई इस एरिया में रिस्क भी कम है, कंट्रोल्स भी माशाल्लाह बहुत बढ़िया लगा रखे हैं एंटिटी ने, तो उसको सबस्टैंटिव प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं। लेकिन जब फाउंडर ऐसा हो तो कहते ही कंट्रोल लगाएगा, और जब कंट्रोल ऐसे लगाएगा तो ऑडिटर को पता है कि भाई इनहेरेंट रिस्क भी ज्यादा है, धंधा भी ऐसा खोल रहा है, कंट्रोल रिस्क भी ज्यादा है। तो अब उसको डिटेक्शन रिस्क कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाने पड़ेंगे, टेस्ट ऑफ डिटेल्स करना पड़ेगा। सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स का क्या मतलब होता है? सबसे पहले वो जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। एनालिटिकल प्रोसीजर्स क्या होता है? रिलेशनशिप्स निकालना, प्लॉजिबल रिलेशनशिप्स निकालना फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल डेटा के बीच में। सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स होता है डिटेल में जाके देखना ताकि उससे आपको सबूत मिल सके। ठीक है, सब्सटैंटिव का इतना ही मतलब है, मैंने मतलब लिख भी रखा। एनालिटिकल प्रोसीजर होता है रिलेशनशिप निकालना, सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर डिटेल में रिलेशनशिप। पहले रिस्क असेसमेंट के टाइम पे आपने एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म किए थे, उसमें आपने देखा कि भाई सेल्स बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन कुछ ज्यादा बढ़ गई, 10,000 थी अब 10 करोड़ हो गई, तो इतनी सेल्स एकदम से कैसे बढ़ गई? यहाँ पर रिस्क है। या तो इन्होंने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के नंबर्स मैच करने के लिए कंप्यूटर से या फंडिंग उठाने के लिए कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर दी, या फिर परचेज एकदम से कम हो गई, या फिर सेल्स और परचेज, सेल्स बढ़ रही है परचेज बढ़ नहीं रही, तो रिस्क हो सकता है। आपने ऊपर से मोटी मोटी फिगर्स देखी, फिर जब आप सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स करोगे, वो एनालिटिकल प्रोसीजर्स थे रिस्क असेस करने के लिए, ये है सबूत के लिए। आपने मैनेजमेंट से मंगाया डेटा कि सर आपके पास रेंट आता है, बिल्डिंग ये है, 10 लोग रहते हैं, 10 लोग 10,000 रेंट देते हैं, तो 80,000 क्यों रेंट आ रहा है, 1 लाख आना चाहिए। ये है सबूत वाले। इससे उसको पता चलेगा कि कहाँ टेस्ट ऑफ डिटेल करने की जरूरत है, कहाँ नहीं। टेस्ट ऑफ डिटेल में क्या आता है? वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। वाउचिंग किनका, कौन सी ट्रांजैक्शंस का करते हैं? P&L की ट्रांजैक्शंस का, और वेरिफिकेशन हम करते हैं बैलेंस शीट के आइटम्स का। सही है, इजी है। मतलब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में हम सिर्फ वो देखते हैं रिस्क कहाँ है, और बाकी में हम और एविडेंस निकालते हैं। हाँ, हम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में जब एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं, आओ एक बार अगले पेज पे आओ, मुंह वाले पेज पे। इस पे मैंने आपको समझाया था कि जब मैं आपको कहा था कि मैंने आपसे झूठ बोला, तो मैंने आपको समझाया कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर 3 होते हैं, इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर, ये सब यही होते हैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। ठीक है, जब हम इंक्वायरी
करते हैं कि सर आप अपना बिजनेस समझाइए, आपने क्या कंट्रोल्स लगा रखे हैं बिजनेस का रिस्क असेस करने के लिए, तो वो होता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। लेकिन वही जब हम कंट्रोल्स के रिलेटेड इंक्वायरी करते हैं कि सर अप्रूवल कैसे होता है, क्या वो बिना अप्रूवल के आगे खुद कर सकता है इमरजेंसी केसेस में, ताकि हमें पता चले कि कंट्रोल में कोई फ्लो है क्या नहीं है, वो है टेस्ट ऑफ कंट्रोल। इंक्वायरी वही, रिश्ता वही, सोच नहीं, ठीक है। इंक्वायरी वही, कंटेक्स्ट अलग, एक जगह रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, एक जगह टेस्ट ऑफ कंट्रोल। ऐसे ही हमने रिस्क असेसमेंट के टाइम पे एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करे थे, ठीक है, रिस्क असेस करने के लिए ऊपर से। वही एनालिटिकल प्रोसीजर्स जब हम डिटेल में जाके रिलेशनशिप्स निकालते हैं कि लाओ रेंट एग्रीमेंट लाओ, अलग अलग कितने रेंट पे रहते हैं, एवरेज रेंट कितना है, एवरेज ऑक्यूपेंसी कितनी है, उनका रिलेशनशिप निकाल के, ठीक है। या फिर और भी तरह के मैंने आपको बताया कि भाई सेल का ट्रेंड स्क्वायर फुट ऑफ उसके साथ वेयर हाउस के साथ और इन्वेंट्री टर्नओवर की रेशियो मिला ली, इन्वेंट्री कितनी बार बिक रही है तो सेल्स उतनी बार बढ़नी चाहिए, लेकिन वेयर हाउस उतना बार बढ़ नहीं रहा, वेयर हाउस उतने एरिया से नहीं बढ़ रहा, ठीक है। प्रोडक्शन का वॉल्यूम, मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़नी चाहिए, ये भी एक तरह की सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर है। इनसे हमें पता चलता है डिटेल कि भाई इस एरिया में टेस्ट ऑफ डिटेल्स की या टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स की ज्यादा जरूरत है। अगर आपके नंबर्स मैच हो रहे हैं तो कह रहे हैं सर 10,000 रेंट देते हैं, 8 लोग रहते हैं, 80,000 की फिगर, 80,000 मैच फाइनेंशियल में है, तो उसको आगे चेक करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, उसकी जजमेंट है कि भाई इतना रिस्क नहीं है, मैं छोड़ सकूँ। लेकिन अगर मैच नहीं हो रहे फिगर्स किसी भी वजह से, तो अब वो पूछेगा, तो अगर सर वो आधे महीने में आया था एक बंदा, तो इसीलिए 5,000 कम दिख रहा है, रीजन है, वैलिड है, तो वो कहेगा चेक करा दो, एक बार चेक करेगा, ठीक है। तो सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर के बाद वो डिसाइड करता है कि टेस्ट ऑफ डिटेल करना है कि नहीं करना, और करना है तो कितने एक्सटेंड में करना है, सही है। आओ एक बारी वापस उसी चार्ट वाले पेज पे आ जाओ, एक बारी फटाफट से चार्ट देख लेते हैं। पहले उसने करा ऐसे 315 में रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी रिस्क असेस, फिर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करेगा जिसके 3 पार्ट है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स को हम घर पे बुलाते हैं कंप्लायंस प्रोसीजर। फिर कंट्रोल्स अच्छे हैं या बेकार हैं उसके हिसाब से डिसाइड करेगा कि सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स कितने परफॉर्म करने हैं उन फिगर्स पे। कंट्रोल्स बेकार होंगे तो ज्यादा परफॉर्म करेगा, अच्छे होंगे तो कम परफॉर्म करेगा। एनालिटिकल प्रोसीजर्स के बाद वो डिसाइड करेगा कि क्या उसको टेस्ट ऑफ डिटेल करने की जरूरत है, जहां पे जरूरत होगी वहां पे करेगा, और जरूरत है तो कितनी जरूरत है, ठीक है। ये वाला जो चार्ट ब्लू में लिखा हुआ है आपकी किताबों में सालों से चलाते आ रहे हैं टीचर, ये वही है, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सेज टू असेस्ड रिस्क व्हिच इज एस 330। इसके 2 पार्ट होते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। पहले टेस्ट ऑफ कंट्रोल करते हैं, फिर सब्सटैंटिव प्रोसीजर करते हैं। सब्सटैंटिव प्रोसीजर के भी 2 पार्ट होते हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। पहले वो सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर करेगा, फिर वो टेस्ट ऑफ डिटेल पे मूव करेगा। टेस्ट ऑफ डिटेल का मतलब या तो वाउचिंग या वेरिफिकेशन, टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस या टेस्ट ऑफ बैलेंसेस। इनके दोनों नाम आपको याद करने हैं, क्योंकि एग्जाम में कंप्लायंस प्रोसीजर आएगा तो आप मेरे से आगे पूछोगे सर ये क्या था, मैं बोलूँगा टेस्ट ऑफ कंट्रोल, तो फिर कहोगे नंबर खो गए फालतू में। तो दोनों नाम याद करने हैं, ठीक है। और इसका एक और फायदा कि तुम स्वैग भी मार सकते हो कि तेरे को कंप्लायंस प्रोसीजर नहीं पता, मैं बताता वहाँ पे पेपर के टाइम पे डराएंगे बच्चों को। तेरा तो काम ही बच्चों को डराना। आओ एक बारी चार्ट, अब वो जो उस वाले पेज पे आ जाओ, फेस वाले पेज पे एक बारी फटाफट पढ़ा देता हूँ। मैंने आपको बता दिया इंक्वायरी में रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में 3 तरह के प्रोसीजर होते हैं। इंक्वायरी बिजनेस ऑपरेशन के बारे में, इंडस्ट्री एनवायरनमेंट के बारे में एटसेट्रा। ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन एंटिटी के प्रोसेस के बारे में, प्लांट के ऑपरेशंस की अंडरस्टैंडिंग लेना, उनका ऑब्जर्वेशन और इंस्पेक्शन करना। एनालिटिकल प्रोसीजर की इंडस्ट्री की क्या रेशियो है, ट्रेंड एनालिसिस क्या है, सेल्स ईयर ऑन ईयर ग्रोथ क्या है, एक्सपेंस के ट्रेंड्स क्या है, ये सब आपने पता करा ताकि आप रिस्क असेस कर सको। फिर आप कंट्रोल्स टेस्ट करोगे, कंट्रोल्स में आप इंक्वायरी करोगे, इंटरनल फंक्शन से आपने इंक्वायरी करी, आईटी डिपार्टमेंट से कि भाई तुम्हारी पासवर्ड की पॉलिसी क्या है, सिक्योरिटी के मेजर्स क्या है। ऑब्जर्वेशन आपने करी कि भाई जो एम्प्लॉय है वो अप्रूवल ले भी रहा है कि नहीं ले रहा, गेट पे सामान आ रहा है तो एंट्री पे रिकॉर्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा, कि कंट्रोल्स लगा तो रखे हैं लेकिन परफॉर्म भी हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे, सही है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स आपने करा, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एविडेंसिंग द कंट्रोल हैव बीन ऑपरेटेड, अप्रूवल्स, बैंक रिकंसिलिएशन। इंस्पेक्शन करा के आपने साल भर में बैंक रिकंसिलिएशन बनाई है, अप्रूवल लिए भी है कि नहीं लिए, लाओ पर्ची लाओ मैं देखूंगा वाउचिंग वेरिफिकेशन में, ठीक है। ये आप क्या कर रहे हो, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कर रहे हो। फिर आप करोगे सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, डिटेल में फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल डेटा, जैसे कि मैंने आपको समझा दिया, प्रोडक्शन वॉल्यूम, मेंटेनेंस कॉस्ट, रेवेन्यू ट्रेंड्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, रेवेन्यू बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज,
इन रिजल्ट्स में जहां जहां डाउट होगा वहां वहां वाउचिंग वेरिफिकेशन एक्सटेंसिवली या ज्यादा डिटेल में करेंगे, और जहां सही होंगे वहां थोड़ी कम चेकिंग भी चल जाएगी। हम वाउचिंग वेरिफिकेशन करेंगे, वाउचिंग बोले तो P&L के आइटम्स को चेक करना, असर्शंस चेक करेंगे, असर्शंस क्या होती है, ऑकरेंस क्लासिफिकेशन, कंप्लीटनेस, ये सब, ठीक है। असर्शन की वीडियो डाल भी रखी है, किसी को रिवाइज करनी हो तो, अक्कर हुई क्या नहीं, एक्यूरेटली रिकॉर्डेड है क्या नहीं, कंप्लीटनेस है क्या नहीं है। वेरिफिकेशन करेंगे बैलेंस शीट के आइटम्स का कि असेट एग्जिस्ट करती है क्या नहीं करती, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस एंटिटी के पास है क्या नहीं है। इजी, चार्ट समझ में आ गया। अब लाओ फटाफट पढ़ देते हैं ऐसे 330 को, इतना ही ऐसे 330 में कुछ है नहीं। पेज नंबर ये 3.65 3.66 वाला, ऐसे 330 स्टेट दैट कि अगर ओवरऑल लेवल पे रिस्क ज्यादा होगा तो ऑडिटर ओवरऑल रिस्पॉन्सेज बनाएगा, जैसे कि ऑडिट स्ट्रैटेजी को चेंज करना, एक्सपीरियंस स्टाफ को भेजना। अगर ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिस्क ज्यादा होंगे, अगर एक असर्शन के लेवल पे रिस्क ज्यादा होगा तो वो क्या करेगा, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर को चेंज करेगा, उसके हिसाब से लगाएगा कि भाई इस एसेट की एग्जिस्टेंस पे डाउट है तो वो उसके हिसाब से फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाने के लिए उसको समझने पड़ेंगे रिस्क के रीजन क्या है, कि एग्जिस्टेंस पे क्यों शक हो रहा है, ठीक है। क्या रिस्क है, इनहेरेंट रिस्क है कि कंट्रोल रिस्क है, दो ही रिस्क हो सकते हैं। दूसरा, जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ठोस हुआ एविडेंस लेगा। बी पॉइंट, ऑब्टेन मोर परसुएसिव ऑडिट एविडेंस द हायर द ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ रिस्क। आओ नीचे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में क्या चेक करता है कि कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, एंड क्यों चेक करता है वो, क्योंकि सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स अलोन कैन नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। आ जाओ नीचे अगले पेज पे। अगर ऑडिटर चाहता है कि वो टेस्ट ऑफ डिटेल्स करे ही ना, तो उसको टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स अच्छे से चेक करने पड़ेंगे। ये बोल रहा है कि हायर लेवल ऑफ एश्योरेंस में बी शोड अबाउट ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, जहां पर उसकी अप्रोच में सिर्फ प्राइमरी टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स ही आ रहा है, तो आप अच्छे से टेस्ट करोगे कि आपको सब्सटैंटिव नहीं करने, where it is not possible or practicable to obtain sufficient appropriate evidence only from substantive procedures. Nature and extent of test of controls, कितना कितना टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स लगाएंगे, वो ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएगा इन कॉम्बिनेशन विद इंक्वायरी, ये जानने के लिए कि कंट्रोल्स कैसे अप्लाई हुए थे, किस कंसिस्टेंसी के साथ अप्लाई हुए थे, कि सारे साल चल रहे थे कि नहीं, एंड बाय व्हाट मींस दे वर अप्लाइड, क्या ऑटोमेटिक थे या मैनुअल थे, ठीक है। ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस सपोर्टिंग द इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, ऑडिट एविडेंस लेगा कि भाई ऑपरेशन इंटरनल कंट्रोल्स सही से सारे साल ऑपरेट कर रहे थे क्या नहीं कर रहे। फिर मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी कि मम्मी अगर मुकुंद के कमरे में आएगी, मम्मी पूछेगी कि भाई आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, तो कर रहे हैं, ये कहीं हाँ कर रहे हैं, ऐसे इंक्वायरी ऑडिटर करेगा, वो कहेगा जी हमारे यहाँ तो राम राज्य चलता है, सब कुछ बढ़िया चलता है। फिर मम्मी कमरे में खड़ी है और तो ये मुकुंद क्या करेगा, पढ़ाई करेगा, और जैसी मम्मी जाएगी वापस अश्लील चीजें देखेगा। तो अगर ऑडिटर खड़ा है तो कंपनी में जो बंदा है वो अच्छे से काम करेगा, कंट्रोल्स पूरे फॉलो करेगा, जैसे ऑडिटर चला जाएगा तो वापस से अपने हरकतों पे आ जाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं इंक्वायरी विद ऑब्जर्वेशन इतना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि वो एट द पॉइंट ऑफ टाइम का एविडेंस देता है और उसमें एक इफेक्ट होता है कि भाई सामने से कोई आपको देख रहा है। इंक्वायरी विद इंस्पेक्शन ज्यादा अच्छा है, उससे आपको पता चलता है सारे साल क्या हुआ, ठीक है। यही चीजें इसमें लिखी हुई है। इंक्वायरी अलोन इज नॉट सफिशिएंट, इंक्वायरी कंबाइंड विद इंस्पेक्शन और रिपोर्ट्स may provide more assurance than inquiry and observation. ये बोल रहा है अगर आपको ज्यादा परसुएसिव ऑडिट एविडेंस चाहिए तो आपको टेस्टिंग का एक्सटेंट इंक्रीज करना पड़ेगा, ज्यादा टेस्टिंग कर लो, इजी पढ़ लो 1 मिनट के लिए। अगले टॉपिक में बोलते हैं कि ज्यादा टेस्टिंग किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, क्या चीजों को देख के ऑडिटर मन बनाएगा कि मेरे को ज्यादा टेस्टिंग करनी है, कि फ्रीक्वेंसी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रोल की पूरे साल ऑपरेट कर रहा था क्या, लेंथ ऑफ टाइम कब से कब तक ऑपरेट कर रहा था कंट्रोल, रेट ऑफ डेविएशन क्या है, कंट्रोल लगा तो रखा लेकिन हमें लगता है कि भाई इतना इफेक्टिव नहीं है तो ज्यादा चेकिंग करेगा। रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, क्या हमें इससे कोई ठोस सबूत ठोस एविडेंस मिल रहा है तो ज्यादा अच्छे से चेक करेगा। एक्सटेंट टू विच एविडेंस इज ऑब्टेन, कि अगर हमें बहुत सारे ऑडिट एविडेंस मिलते हैं उस कंट्रोल से तो वो ज्यादा चेक करेगा। टाइमिंग ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल,
जैसे मैंने आपको बताया कि ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मिलता है, इंस्पेक्शन में पूरे साल का मिल जाता है, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि ऑडिटर को थ्रू आउट द पीरियड के कंट्रोल्स टेस्ट चेक करने चाहिए। ऑडिट एविडेंस पर्टेनिंग टू ओनली अ पॉइंट ऑफ टाइम मे बी सफिशिएंट। कभी कभी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे भी सफिशिएंट हो जाता है, जैसे कि इन्वेंटरी काउंटिंग आपने देखा कि सही है, मैच करिए, तो मतलब सारे साल सही होगी चीजें। और कभी कभी ओवर द पीरियड वाला भी टेस्ट करना पड़ता है, जैसे इंस्पेक्शन आपने करी। यूज ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड इन प्रीवियस ऑडिट, जो हमें पिछले साल ऑडिट में एविडेंस मिले थे, क्या हम उसको यूज कर सकते हैं? यस। बताओ कैसे, क्यों, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? पढ़ के आना चाहिए था तुम्हें। देखो, द इफेक्टिवनेस ऑफ अदर एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। मैंने आपको बाइजू की कहानी सुनाई थी, उसने क्या क्या करा था अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। तो अगर कंट्रोल एनवायरनमेंट एकदम रद्दी घटिया, तो फिर आप पे कंट्रोल्स पिछले साल कैसे थे, अगर बहुत अच्छे भी थे तो भी आप इस साल ज्यादा रिलाई नहीं कर पाते, क्योंकि मैनेजमेंट ही बकवास है, कुछ भी करती, ठीक है। रिस्क अराइजिंग फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंट्रोल, कि भाई कितना रिस्क है उस कंट्रोल पे, तो अगर ज्यादा रिस्क है तो आप इस साल दोबारा चेक कर लो। जनरल आईटी कंट्रोल्स की इफेक्टिवनेस कैसी है, इस पे डिपेंड करेगा। इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल एंड इट्स एप्लीकेशन, कितना डेविएशन आता है, क्या पर्सनल चेंजेस हो गए, लोग बदल गए, उस चीज पे डिपेंड करेगा कि आप पिछले साल वाला यूज कर सकते हो या नहीं। पिछले साल बहुत अच्छे लोग थे, सीनियर लोग थे, एक्सपीरियंस लोग थे, इस साल फ्रेशर्स आए हैं, उन्होंने छोड़ दिया, तो अब आपको कंट्रोल दोबारा टेस्ट करना पड़ेगा। क्या एंटिटी चेंज हो गई पर कंट्रोल चेंज ही नहीं हुआ, प्रोसेस चेंज हो गई, कंट्रोल चेंज नहीं हुआ। एंड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना है, या फिर क्या कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए हैं। इन सभी फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं कि क्या आप पिछले ऑडिट के एविडेंसेस को इस बार यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सही है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के रिस्पेक्ट में बात करी गई। आओ अगले पेज पे। ये बोलता है कि आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल करे, फिर आप आए सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर पे, वहां पर आपको मिली गलती, तो इसका मतलब क्या है कि कंट्रोल्स बेकार है, अच्छे नहीं है। लेकिन अगर आपको गलती नहीं मिली तो मतलब क्या है, अच्छे हैं, लेकिन क्या 100% गारंटी है कि कंट्रोल बहुत सही है? ये बोलता है कि मिसस्टेटमेंट ना मिलना, इस मिसस्टेटमेंट मिलना इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल का। लेकिन अगर मिसस्टेटमेंट नहीं भी मिलती है तो ये कोई गारंटी नहीं देता कि कंट्रोल्स इफेक्टिव है ही है, ठीक है। आपको स्टिल चेक करने हैं। अगर कंट्रोल ऑडिटर ने चेक करे और मैनेजमेंट से उसने बात करी, उन दोनों के बीच में डेविएशन मिली, तो अब उसको क्या करना पड़ेगा? मैनेजमेंट से उसने बात करी, मैनेजमेंट कह रही है सर राम राज्य चल रहा है, कंट्रोल चेक करे तो कुछ कुछ डेविएशन मिल रही है, तो अब क्या करेगा? रीजन फॉर दोस डेविएशन, प्रोग्राम चेंज करेगा, दोबारा स्ट्रेटजी बनाएगा, दोबारा करेगा। क्या करेगा सोचो। अरे मैनेजमेंट से बात करके कि मैनेजमेंट आपके यहाँ कंट्रोल्स कैसे, मैनेजमेंट कह रही सर बहुत ही बढ़िया, आपने कंट्रोल्स की टेस्टिंग चालू करी, आपको फ्लोज मिल रहे हैं, तो आप क्या करोगे? एक बार पूछने तो जाओगे, आप तो कहते बहुत बढ़िया, ताना तो मारोगे, कम से कम मजे तो लोगे। हाँ रीजन पूछोगे, तो इंक्वायर करोगे मैनेजमेंट के साथ दोबारा जाके कि ऐसा आप तो फीस बढ़ा ले तू आपके दिख रहे कंट्रोल फीस देखो इधर देखो, तेरा तो खाने भी नहीं जाता मैनेजमेंट में तक को लजानिया कचौरी वाले। डेविएशन फ्रॉम कंट्रोल अगर आपको डिटेक्ट हुई तो वो स्पेसिफिक इंक्वायरीज करेगा और देखेगा कि क्या पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल्स दैट हैव बीन परफॉर्म्ड एन एप्रोप्रिएट बेसिस, कि जो आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करे क्या अब वो एप्रोप्रिएट बेसिस प्रोवाइड करता है आपके ओपिनियन के लिए, एडिशनल टेस्ट करेगा और पोटेंशियल रिस्क देखेगा, ठीक है। वो बोलता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द असेस्ड रिस्क, हर एक मटेरियल क्लास के लिए आप सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स तो परफॉर्म करोगे ही, जो भी मटेरियल चीजें हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑडिटर का रिस्क असेसमेंट हो सकता है कि उस एरिया में आइडेंटिफाई ना कर पाए सारे रिस्क, और यहाँ पर इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल भी है। आपने कहा कि कंट्रोल बढ़िया है, लेकिन देयर आर सम इनहेरेंट लिमिटेशन, जैसे कि लिमिटेशन ऑफ कंट्रोल में कौन सी कहानी सुनाई थी? क्या सुनाया था? याद नहीं आ रहा। कचौड़ी की कहानी। अच्छा कि हाँ सामान चोरी हो जाएगा। अरे नहीं, वो तो वो ईयू क्यों नहीं लगा पाएंगे, ह्यूमन कोल्यूशन बाय पीपल, जजमेंट बाय मैनेजमेंट, ये सारी चीजें हैं इनहेरेंट लिमिटेशन। कहानियां के साथ हेडिंग भी याद करो बाबू, हेडिंग किस चीज की कहानी सुनाई है,
वहां पे थोड़ी लिखोगे कचौड़ी की कहानी सुनाई थी पर टॉपिक नहीं याद। क्वेश्चन है कचौड़ी क्या लिमिटेशंस थी बताओ। एग्जाम का और सर इसमें कचौड़ी वाली कहानी नहीं लिखी, वो तो आती थी पर याद नहीं आ रही थी कौन सी कहानी लिखनी है। सर को फोन करेंगे सर इसका मैं उठाऊंगा कि भाई तुम्हारा फोन ऐसे ऐसे हरकतों में, यही काम थोड़ी है। लाइव जूम कॉल चलते हुए। अच्छा उसने टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर लिया, उसने बता दिया कि सब्सटैंटिव प्रोसीजर आप परफॉर्म करोगे ही करोगे अगर मटेरियल है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कंट्रोल कितने भी अच्छे, क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ कंट्रोल है और शायद उल्टा रिस्क असेस ना कर पाए। टेस्ट ऑफ डिटेल क्या होता है, अब सर बता रहे हैं क्या होता है पता है? वाउचिंग वेरिफिकेशन, टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, टेस्ट ऑफ बैलेंसेस। ट्रांजैक्शन में आता है वाउचिंग, ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट जैसे कि परचेज या फिर गुड्स रिसीव्ड नोट इंक्वायरी, गेट एंट्री रजिस्टर, एंड टेस्ट ऑफ बैलेंसेस व्हिच इज वेरिफिकेशन ऑफ एसेट एज वेल एज लायबिलिटी। ठीक है, वाउचिंग किसका करते हैं? P&L का, वेरिफिकेशन बैलेंस शीट का। आगे बात समझ में? आओ अगले पेज पे आओ 3.71 पे सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ये तो तुम्हें आती ही है। देखो यहाँ पर लिख रखा है सब्सटैंटिव का मतलब क्या है? रेफर्स टू समथिंग दैट इज एसेंशियल, सिग्निफिकेंट या रियल। ठीक है, सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स में लिखा है प्लॉजिबल रिलेशनशिप बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। समझा दिया था ऊपर कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज और सेल्स का डेटा एक फाइनेंशियल एक नॉन फाइनेंशियल है, रेशियोज का इस्तेमाल करना, और ये सारी चीजें यूज की जाती है इफेक्टिवली सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स में। ठीक है, प्रेडिक्शन ऑफ रेंटल इनकम, टेकिंग द रेंटल रेट्स, नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स, कैन प्रोवाइड अ परसुएसिव ऑडिट एविडेंस एंड may eliminate the need for further verification। उसको लगता है कि सारी फिगर्स मैच हो रही हैं तो वो फर्दर वेरिफिकेशन की जरूरत है ही नहीं उसको। These are generally more applicable to large volume of transaction that tend to be predictive over time। उसको पता है कि मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यही फिगर आनी चाहिए, यही निकलती है। जहां पर ज्यादा ट्रांजेक्शन होती हैं वहां पर होल्डर इस तरह की चीजें यूज करता है। जहां पे ट्रांजेक्शन ही 4 होगा लाख खत्म कर चेक करके, है ना। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स ये बोलता है कि परफॉर्मिंग ओनली सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स विल बी सफिशिएंट। ऑडिटर डिसाइड करेगा कि क्या उसको टेस्ट ऑफ डिटेल करना है या वो सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर पे रुक सकता है। ठीक है, फिगर्स मैच हो रही है, कैलकुलेशन मैच हो रही है तो वो रुक सकता है। ये बोलता है कि उसकी जजमेंट पे डिपेंड करता है कि वो डिसाइड करे कि क्या सब्सटैंटिव प्रोसीजर सफिशिएंट है या फिर उसको टेस्ट ऑफ डिटेल करना है या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ करना है। ठीक है, बोलता है जब टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के रिजल्ट्स अनसैटिस्फैक्टरी अच्छे नहीं है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कह रहा है कि कंट्रोल रद्दी है, ऑपरेट नहीं हो रहे, तो सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स बढ़ा देगा। इजी, ये यहां पर खत्म होता है आपका एस्से 330 व्हिच इज ऑडिटर्स रिस्पांसेस टू असेस द रिस्क। इजी था ये।